नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। श्रेष्ठ पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक पाठक है और उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की जो ये सीरीज चल रही है, हम लोगों ने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की क्लासेस कंप्लीट की और आप लोगों का जो रिस्पांस था बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। उसे देखते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज से हम लोग भूगोल विषय की पर बात करेंगे। किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम होता है उस पर, और आरओ का जो एग्ज़ाम होता है या आयोग के जो भी एग्ज़ाम हैं जिनमें भूगोल विषय का क्या रोल है, कौन सा पाठ्यक्रम है, किन सेगमेंट्स पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, इन सारी बातों को आज समझने का प्रयास करेंगे। और पूरे सिलेबस का एक हम लोग आउटलाइन तैयार करेंगे, एक दायरा बनाएंगे कि प्रीलिम्स के लिए हमें किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा बल देना है, ज़्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी होगी, और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मेन एम्फेसिस हमारा किस सेगमेंट पे रहेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी विषय पर, भूगोल। तो भूगोल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, समझने वाला है। हम लोग भी इसके लिए क्लास का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा दो भागों में बांट करके हम लोग पढ़ाई करेंगे। अपने भूगोल को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे भूगोल से संबंधित जो फंडामेंटल्स हैं, भूगोल से संबंधित जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में, जिसे हम कह सकते हैं भूगोल का सैद्धांतिक पक्ष, या हम कह सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, हम कह सकते हैं भूगोल का सैद्धांतिक पक्ष। और जो सेकेंड पार्ट होगा, इस सेकेंड पार्ट को हम कह सकते हैं रीजनल एस्पेक्ट, या हम कह सकते हैं इसे रीजनल स्टडी या प्रादेशिक अध्ययन। ठीक, तो जो हमारा क्लास प्रोग्राम है, इस क्लास प्रोग्राम में हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि सैद्धांतिक पक्ष क्या है, भूगोल के सिद्धांत क्या कहते हैं, उन सिद्धांतों की एक बहुत अच्छी सी समझ बनाने का प्रयास करेंगे। जब सिद्धांतों की एक बढ़िया सी समझ बन जाएगी, फिर हम जाएंगे रीजन की तरफ, प्रदेश की तरफ, और उन सिद्धांतों का क्षेत्रीय स्तर पर परीक्षण करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में दोनों जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं, सैद्धांतिक भी प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनल स्टडी का तो अच्छा खासा रोल है ही। तो प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारा जो मुख्य बल है वो तो रीजनल स्टडी पे रहेगा, लेकिन इसके पहले हमें सिद्धांतों की समझ बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सैद्धांतिक समझ नहीं होगी तब तक फिर रीजनल स्टडी में रटने जैसी बातें होंगी। और आप लोग जानते हैं कि मेरी क्लास में रटना मना रहता है, रटना नहीं होता। ठीक, तो हम लोग पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स की, या फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का जो सैद्धांतिक पक्ष है। इस सैद्धांतिक पक्ष में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर हमारा तरीका यह भी रहेगा कि हम सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, बल्कि ये टॉपिक इस तरह से हम प्रिपेयर कर लें कि आगे जब मेंस का एग्जाम देने जाएं तो हमें इन सारे टॉपिक से अच्छा खासा इनपुट मिल सके। तो प्रीलिम्स तो हमारा मेन बल हमारा प्रीलिम्स के लिए है ही, लेकिन प्रीलिम्स के साथ साथ हम इस तरह से टॉपिक को तैयार कर सकें कि अगर जब भी हम मेंस का एग्जाम देने जाएं तो ये सारे टॉपिक हमें एक अच्छा खासा इनपुट प्रदान करने का काम करें। तो देखते हैं पहले फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। और फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो सैद्धांतिक पक्ष है, इस सैद्धांतिक पक्ष में सबसे पहले हमें पढ़ना है भू आकृति विज्ञान के बारे में। भू आकृति
विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान जो विषय है, 3 भागों में हम इसे बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं भू आकृति विज्ञान के, फिर हम आएंगे मेन टॉपिक पर और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है उस एप्लीकेशन पे। तो भू आकृति विज्ञान में बेसिक अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ के इंटीरियर के बारे में कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं कैसी हैं, क्रस्ट मेंटल कोर का कॉन्सेप्ट क्या है, अंदर भौतिक अवस्थाएं कैसी हैं, रासायनिक संरचनाएं कैसी हैं, इनके बारे में भी देखना है हमें। फिर इन संरचनाओं के बारे में जो परिवर्तन है या हम कह सकते हैं इन संरचनाओं के अध्ययन का आधार क्या है, कैसे हमें पता चल रहा है, उस अध्ययन के आधार के बारे में भी बात करेंगे। बेसिक्स में ही जो दूसरा टॉपिक होने वाला है यहां पर, वो दूसरा टॉपिक होगा लैंड फॉर्म्स। तो लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर जो स्थल स्वरूपीय विशेषताएं हैं, उन स्थल स्वरूपीय विशेषताओं के बारे में हमें यहां पर पढ़ना होता है। प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं स्थल स्वरूपी विशेषताओं से, और ये स्थल स्वरूपी विशेषताओं वाला जो टॉपिक है, ये मैपिंग जब हम करेंगे वहां पर हमें डायरेक्ट इनपुट मिलेगा। स्थल स्वरूपी विशेषताओं का मतलब क्या है, पर्वत क्या है, बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्या है कि पर्वत की संरचना क्या होती है, पठार क्या है, मैदान क्या है, महाद्वीपीय मग्न तट किसे कहते हैं। अगर बात करें हम कॉन्टिनेंटल स्लोप की, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज क्या होते हैं, महाद्वीपीय उभार की बात कर सकते हैं। हम ओशियन बॉटम की बात करेंगे, महासागर में जो नितल है उस नितल संरचना की बात करेंगे। जो कटक निर्माण होते हैं महासागर में, जो कटक की संरचनाएं होती हैं, उन कटक की बात करेंगे। तो इस स्थान पर पहले हम छोटे से कॉन्सेप्ट, जो छोटे छोटे लैंडफॉर्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट के बारे में एक सामान्य सी समझ बनाएंगे। पहले तो परिचय करेंगे कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, नाम क्या है, नामकरण के पीछे का आधार क्या है। फिर कॉज ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के पीछे का कारण क्या है। तो हम कह सकते हैं क्या कि आंतरिक संरचना, अर्थ इंटीरियर, आंतरिक संरचना का मतलब है किसका, तो पृथ्वी की। अर्थ इंटीरियर आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और दूसरा जो टॉपिक हमने यहां डिस्कस करना है वो क्या है, वो है स्थल स्वरूपीय विशेषताएं। ध्यान रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे जियोमॉर्फोलॉजी का। आप एक तरह से कह सकते हैं कि बैकबोन है जियोमॉर्फोलॉजी तैयार करने का, क्योंकि यहां पर हमें देखना है कॉज ऑफ ओरिजिन, जो लैंड फॉर्म्स हो रहे हैं उनके पीछे कौन सा कॉज कार्य करते हैं। हम बात करेंगे अर्थ के मूवमेंट की, जो भू संचलन है उस भू संचलन की बात करेंगे। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक अर्थ मूवमेंट के बारे में देखेंगे। फोल्डेड माउंटेन का कॉन्सेप्ट क्या है, ब्लॉक माउंटेन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इन सारी बातों को यहां पर डिस्कस करना है। भ्रंश घाटी कैसे बनती है, रैंप घाटी अगर बनती है तो कैसे बनती है, बेसिक सा डिफरेंस दोनों में क्या होते हैं, और फिर इनके एग्जांपल आप हम देखेंगे ही रीजनल स्टडी में जाकर के। ठीक, जो थर्ड टॉपिक है यहां, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से भी पहले एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो है अनाच्छादन, डिन्यूडेशन की प्रोसेस। वेदरिंग क्या है, इरूजन का कॉन्सेप्ट क्या है, मास वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं न्यूज़पेपर में हम रोज दिन पढ़ते हैं, तो इसके पीछे के कारण क्या होते हैं, ये हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे जब, तो वहां पर भी काम आएगा, हमें इंडियन ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं। फिर मैंने बताया क्या, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, यहां पर ये बेसिकली टॉपिक पूरा का पूरा मेंस का है, और लगभग हर साल अगर देखा जाए तो इससे प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछ ही लेता है मेंस में, या तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है या तो फिर इनडायरेक्ट माउंटेन बिल्डिंग, कटक निर्माण प्रक्रम,
इस तरह से करके, या तो फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी से जोड़ करके। तो हर साल इससे, इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में हमें क्या करना है, प्रीलिम्स में यहां पर हम थोड़ा सा सेलेक्टिव अप्रोच को अपनाएंगे, उन सारे टॉपिक को थोड़ा सा स्किप करने का प्रयास करेंगे जो कोर मेंस के टॉपिक हैं। लेकिन जो प्रीलिम्स में डिस्कस करना है, जैसे कि प्लेट क्या है, प्लेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इन सारे के प्लेटों के बारे में देखेंगे कहाँ कहाँ पर हैं। फिर जो छोटी छोटी प्लेटें हैं, जैसे कोकस है, जैसे नजका है, तो इन सारी प्लेटों के बारे में एक बार बाउंड्री हम लोग देख लेंगे, क्योंकि स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछ लेता है कई बार नाम, और उनसे रिलेटेड जो एरिया है उस एरिया के बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं। तो इन सारी बातों पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अप्लाइड सेक्शन अगर हम देखें जियोमॉर्फोलॉजी का, तो 3 टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। एक टॉपिक है भूकंप, भूकंप से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है सुनामी। एक टॉपिक है ज्वालामुखी और चट्टानी संरचना। तो देखिए यहां पर हमें डिस्कस करना है अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थक्वेक से जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो हाइपोसेंटर हो, चाहे वो इपीसेंटर हो, ठीक है। वेव के फॉर्म में किस तरह से एनर्जी निकलती है, तो वेव के कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। जो सेस्मिक वेव्स होती हैं, सेस्मिक वेव कैसे काम करती हैं। फिर सेस्मिक वेव्स में भी हम देखेंगे बॉडी वेव क्या होती हैं, सरफेस वेव क्या होती हैं, और फिर आगे इनको डिफाइन करते हुए हम लोग प्राइमरी पी वेव, सेकेंडरी एस वेव और लव वेव यानी कि एल वेव तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो हाइपोसेंटर है, उस हाइपोसेंटर की गहराई के आधार पर किस तरह से हम भूकंप को वर्गीकृत कर सकते हैं, किस तरह से क्लासिफाई करेंगे हम जो आपका जो अर्थक्वेक है उस अर्थक्वेक को। और इसके बाद इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बाउंड्रीज हैं, या हम कह सकते हैं जो पेटियां हैं, जो एक प्रकार से सेंसिटिव जोन है, उन सेंसिटिव जोन के बारे में डिस्कस कर लेंगे, जहां से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, सुनामी के बारे में थोड़ा सा समझ बना लेंगे। बेसिकली ये मेंस में जब हम डिस्कस करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, तो वहां पर हमें डिस्कस करना होता है सुनामी वार्निंग सेंटर के बारे में, सुनामीटर वगैरह के बारे में। तो जितना प्रीलिम्स के बारे में है थोड़ा सा देख लेंगे। अगर महासागर के नितल में भूकंप की उत्पत्ति होती है तो तरंगे जलीय सतह पे पहुंचती हैं और तट की ओर आती हैं, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। इन सारी बातों को देख लेंगे। कौन कौन से सेंसिटिव जोन है, उन सेंसिटिव जोन की बातें कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर थोड़ा सा सिलेक्टिव अप्रोच रहेगी। ठीक, और फिर एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो है ज्वालामुखी और चट्टानी संरचना। ठीक, तो वोल्केनो कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन देखेंगे, मैग्मा क्या है, लावा क्या होता है, अंदर का हॉट मेल्ट सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बारे में देखेंगे। सिलिका की मात्रा बढ़ रही है, घट रही है, कैसा होगा, कब अम्लीय होगा, कब क्षारीय होगा, कौन कौन से इसके कारण लैंडस्केप बनेंगे, इनके बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। तो इन सारी बातों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, जहां से प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं। ऐसे ही फिर चट्टानी संरचना में, और चट्टानी संरचना में रॉक स्ट्रक्चर के बारे में देखते हुए हम लोग देखेंगे मेटामॉर्फिक क्या होते हैं, सेडिमेंट्री क्या होते हैं, ठीक है, और इग्नियस रॉक्स जो हैं इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन बातों को देख लेंगे। क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न बनते हैं, तो ये कोर पीटी का टॉपिक है, या मैं कह सकता हूँ कोर प्रीलिम्स का टॉपिक है, जहां से प्रश्न बनता है। ठीक, तो ये पहला टॉपिक रहेगा हमारा भू आकृति विज्ञान, जिसे हम कह रहे हैं क्या, जियोमॉर्फोलॉजी। अब जो दूसरा टॉपिक हमें डिस्कस करना है, ये दूसरा टॉपिक है जलवायु विज्ञान। क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु विज्ञान में मुख्यतः हम वायुमंडल में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो यहां हमें समझना होगा कि वायुमंडल की संरचना क्या है, मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। तो बेसिक टॉपिक के रूप में अगर देखें तो हम कह सकते हैं वायुमंडल, मौसम और जलवायु, तापमान, वायुमंडलीय दाब और वायुमंडलीय आर्द्रता, इन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे बेसिक के रूप में, और जलवायु विज्ञान की एक बेसिक सी समझ बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं,
वायुमंडल। वायुमंडल के बाद मौसम और जलवायु। मौसम जलवायु का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सी जो एक समझ है, इसके बारे में बात करेंगे। वायुमंडल, मौसम और जलवायु। फिर हम बात करेंगे तापमान, टेम्परेचर। जो तापमान है, क्लाइमेटोलॉजी जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में मैंने बताया कि जियोमॉर्फोलॉजी में जो है हमारा अर्थ मूवमेंट का कॉन्सेप्ट, वो एक बैकबोन का कार्य करता है। ऐसे ही क्लाइमेटोलॉजी में टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो बैकबोन की तरह काम करेगा। हम देखेंगे टेम्परेचर है क्या, साइंस में टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या है, साइंस में हम एज अ स्केल किस रूप से किस तरह से देखते हैं टेम्परेचर को। ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में टेम्परेचर क्या है, ज्योग्राफी में हम तापमान को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। पर्यावरण में हम आते हैं तो वहां पर तापमान को या तापमान को समझने का नजरिया कुछ और हो जाता है, तो हम देखेंगे क्या है। फिर हमें डिस्कस करना होगा कि मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां कौन कौन सी हैं। प्रश्न सीधे सीधे पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में, सीधे सीधे, एक बार नहीं कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। कंडक्शन, रेडिएशन, एडवेक्शन, ठीक। तो इन सारे टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना होगा। और जैसे रेडिएशन हम पढ़ रहे हैं, देखेंगे कि रेडिएशन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में किस तरह से ऊष्मा का निष्कासन होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और अगर स्पेक्ट्रम है तो उसमें कौन कौन सी वेव होती हैं, गामा वेव हैं, एक्स वेव हैं, अल्ट्रावायलेट है, विजुअल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव है। इनके पीछे ये कैसे काम करती हैं। शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या है, लॉन्ग वेव रेडिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सूर्य से अगर ऊर्जा आ रही है तो वो शॉर्ट वेव रेडिएशन हम बोल रहे हैं, तो क्या है शॉर्ट वेव रेडिएशन। पृथ्वी अगर ऊष्मा को निष्कासित कर रही है तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में कर रही है, क्या है लॉन्ग वेव रेडिएशन का कॉन्सेप्ट। इन सारी बातों को समझना है। एल्बिडो का कॉन्सेप्ट क्या है, यूपीपीसीएस बार बार प्रश्न पूछता है, एल्बिडो के कॉन्सेप्ट से प्रीलिम्स में प्रश्न आ जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमें डिस्कस करना है यहाँ पर टेम्परेचर में। फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का किस तरह से वितरण किया जाता है, कैसे वितरण है पृथ्वी की सतह पर। विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो हम पाते हैं कि तापमान में कमी आ रही है। क्या कारण है ऐसा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आ रही है, क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण का सिद्धांत है, तो क्या है आपतन कोण का सिद्धांत, कैसे काम करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपतन कोण को प्रभावित कर रहे हैं, आपतन कोण में परिवर्तन के कारण कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, ऋतु परिवर्तन की स्थितियां क्यों घटित हो रही हैं। ये सारे आंसर हमें यहीं पे मिलेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो तापमान है, तापमान का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाता है, ऊर्ध्वाधर वितरण जो है उस ऊर्ध्वाधर वितरण की भी बात की जाएगी यहां पर, ठीक। चलिए, तापमान के बाद एक टॉपिक है हमारा, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुदाब। तो वायुदाब के बारे में बात होगी। वायुदाब के बाद हम कह सकते हैं वायुदाब से संबंधित जो पेटियां हैं उन वायुदाब मंडलीय पेटियों के बारे में बात करेंगे। और वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के बारे में बात करना है, ठीक। ये बेसिक टॉपिक हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी का जो अप्लाइड सेगमेंट है उस अप्लाइड सेगमेंट की ओर पहुंच जाएंगे हम लोग। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। वायुमंडलीय परिसंचरण, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रीलिम्स तो है ही, मेंस में भी प्रश्न पूछता है हर साल, वायु राशियों से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लेता है, कई बार प्रश्न आते रहते हैं। तो इन सारी बातों के का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। प्लैनेटरी विंड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस प्लैनेटरी विंड्स के बारे में हम समझेंगे। प्लैनेटरी विंड्स कौन सी होती हैं। अगर सन्मार्गी पवनों के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो क्या है सन्मार्गी पवनें, कहाँ से कहाँ तक इनका प्रवाह होगा, उत्तरी गोलार्ध में कहाँ होंगी, दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ पर होगा। पछुआ पवनें हैं, वेस्टर्लीज हैं, उस वेस्टर्लीज के कॉन्सेप्ट को, पोलर ईस्टर्लीज हैं, ध्रुवीय पूर्वी पवनें हैं, इन ध्रुवीय पूर्वी पवनों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमें समझना है प्लैनेटरी विंड्स के बारे में।
प्लैनेटरी विंड्स के बाद हम देखेंगे चक्रवात और प्रतिचक्रवात का कॉन्सेप्ट क्या है, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, इन कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक, वायुमंडलीय परिसंचरण के पश्चात वर्षण की प्रक्रिया, वर्षण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन। तो प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन क्या है, प्रिसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है देखेंगे। जल चक्र से संबंधित प्रक्रिया है। वाष्पीकरण, संघनन, संघनन के पश्चात हम कह सकते हैं बादल निर्माण। हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस, क्या है कॉन्सेप्ट हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस का, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस जरूरी क्यों है, ठीक, इन सारी बातों को देखेंगे। फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के जो अलग अलग प्रतिरूप हैं, अलग अलग स्वरूप हैं, उन स्वरूपों के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर ओश पड़ रही है तो ओश क्यों है, आपकी यूपीपीसीएस ने प्रश्न पूछा है, यूपीएससी ने भी प्रश्न बनाया हुआ है इसमें कि किन परिस्थितियों में ओश निर्माण नहीं हो सकता है, यूपी और यूपीएससी दोनों ने बनाया हुआ है। पाला का कॉन्सेप्ट क्या है, किन परिस्थितियों में पाला पड़ता है, तो ड्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, इन बातों को देखते हुए। बादल निर्माण, बादलों के प्रकार, कौन कौन से बादल हैं, बादल किस तरह से, कौन से बादल ऊंचाई के हैं, कौन से वर्षा करा रहे हैं, किन बादलों का क्षैतिज विस्तार हो रहा है, किन बादलों का ऊर्ध्वाधर विकास हो रहा है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जो वर्षा है, जल वर्षा, तो जल वर्षा के बारे में समझेंगे। तो जल वर्षा में भी तड़ित झंझा क्या है, तड़ित झंझा का कॉन्सेप्ट, तड़ित झंझा के बाद हम कह सकते हैं ओलावृष्टि हो रही है, हिमपात हो रहा है, इनके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम्स के लिए हमें जरूरी है। और फिर हम आ जाएंगे जल वर्षा के प्रकार। संवहनीय वर्षा प्रीलिम्स में प्रश्न बना हुआ है, यूपीपीसीएस यूपीएससी दोनों बनाया हुआ है। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा के बाद हम कह सकते हैं चक्रवाती वर्षा। तो यहाँ चक्रवाती वर्षा में भी समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोनों के द्वारा होने वाली वर्षा, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक। और फिर हम आगे बढ़ते हुए पहुंच जाएंगे जलवायु प्रदेश में। तो लास्ट में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जलवायु प्रदेश। ये जो टॉपिक है जलवायु प्रदेश, क्लाइमेटिक रीजन, जब मैपिंग पढ़ेंगे तो उसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार प्रश्न इस तरह से पूछ लेता है कि मध्य चिली का रीजन है, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का विकास हुआ है। ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, यूपीपीसीएस में, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आरओ वगैरह का एग्जाम हो, ठीक ठाक प्रश्न आ जाते हैं कि अगर मोरक्को का क्षेत्र है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, किस प्रकार का जलवायु प्रदेश क्षेत्र है। केप टाउन का रीजन है, किस प्रकार की जलवायु का विकास हुआ होगा यहाँ पर। कैलिफोर्निया का रीजन है, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ हम एक आइडियल कॉन्टिनेंट बनाएंगे और उस आइडियल कॉन्टिनेंट में यह समझने का प्रयास करेंगे कि चाहे विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश है, मानसूनी तुल्य जलवायु प्रदेश है, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश है, पश्चिमी तटीय अथवा मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, चीनी तुल्य, लॉरेंसियन, स्टेपी, भूमध्य सागरीय, इन सारे जो भी जलवायु प्रदेश हैं, इन सारे जलवायु प्रदेशों के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, किस क्षेत्र, इनका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है, किस रीजन पे जाने पर पर्टिकुलर टाइप की जलवायु विकसित होगी, ठीक है। और वर्षा कौन सी हो सकती है, तापमान कैसा होगा, पवनें किस प्रकार से चलेंगी, इन सारी बातों को डिस्कस करना है हमें क्लाइमेटिक रीजन में। लास्ट में मैं ज्योग्राफी में आपको सिर्फ एक डायग्राम दे दूंगा और इस एक डायग्राम से आप पूरी ज्योग्राफी का 60% पोर्शन रिवीजन कर सकते हैं, सिर्फ एक डायग्राम से। अगर आपने ढंग से काम किया, सिर्फ एक डायग्राम अपने टेबल के सामने आप बना के चिपका लीजिए, 60% ज्योग्राफी उसी से रिवाइज हो जाएगी। इस स्थिति तक पहुंचना है हमें, ठीक। फंडामेंटल्स में जो हमारा अगला टॉपिक है जलवायु विज्ञान के पश्चात, वो है समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी। समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान में जो ओशनोग्राफी का टॉपिक है, यहां पर भी बेसिक हमारे लिए काम करेगा जो क्लाइमेटोलॉजी का
टॉपिक थे जो क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक सिद्धांत थे, यहाँ भी वही बेसिक का काम करेंगे। तापमान वगैरह का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, कैसे ऊष्मण की प्रक्रिया होती है, कैसे शीतलन की प्रक्रिया होती है। फिर जो हमें मेन एम्फेसिस हमारा इस सेगमेंट पे होगा वो होगा सैलिनिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां से प्रश्न बनता है। तो सैलिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ओशियन करंट के कॉन्सेप्ट पर, अलग अलग ओशियन पे जाकर के हम देखेंगे कि कौन कौन सी जलधाराएं प्रभावशाली होती हैं। तो पहले तो हम एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि जलधाराओं के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट के बाद अगर स्ट्रीम हो रही है तो ड्रिफ्ट, स्ट्रीम, इन सब में करंट है, ड्रिफ्ट है, करंट है, स्ट्रीम है, बेसिक से अंतर क्या होते हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर हम देख लेंगे अलग अलग महासागर में जाएंगे तो कौन से टाइप की जलधारा पाई जा रही है, कहाँ ठंडी जलधारा का प्रभाव, कहाँ गर्म जलधारा का प्रभाव, इनके कारण अगर मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों की भी चर्चा कर लेंगे। यहाँ से सीधे सीधे प्रत्यक्ष प्रश्न पूछ लिया जाता है तो उन सीधे सीधे प्रश्नों को भी डिस्कस कर लेंगे जो प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, लास्ट में हम देखेंगे महासागर में जो तल में स्थलाकृतियों का विकास होता है उन स्थलाकृतियों के बारे में, और ज्वार और भाटा से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट जो होता है, तो ज्वार भाटा से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट। एक टॉपिक है फिर जिसे हम कह सकते हैं बायोज्योग्राफी। दो टॉपिक यहां हम पढ़ते हैं जैव भूगोल के अंतर्गत, एक होता है वनस्पति और एक होता है मृदा का कॉन्सेप्ट। तो वनस्पतियां क्या हैं, वनस्पति के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से किसी क्षेत्र में वनस्पतियों का विकास हुआ है, अगर कहीं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है तो क्यों विकसित हुए होंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कहीं पर पर्णपाती वन है, कहीं पर वृक्ष और घास साथ साथ पाए जा रहे हैं तो कहीं पर घास भूमियां पाई जा रही हैं, कहीं पर कोनिफेरस फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, तो इनके पीछे के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लेंगे। फिर यहीं पर हमें डिस्कस करना है सॉइल या मृदा से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट, तो मृदा के बारे में। बायोज्योग्राफी के बाद जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है, एक टॉपिक है एग्रीकल्चर, कृषि और कृषि से जुड़ी हुई बातें, जहां से प्रीलिम्स में बनता है। एग्रीकल्चर के बाद हम कह सकते हैं इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के बाद पॉपुलेशन, और सेटलमेंट, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, जहां से प्रश्न प्रीलिम्स में बनते हैं। इन सारे टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा भारत या इंडिया हम कह सकते हैं के कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, भारत को जोड़ करके डिस्कस करेंगे, ताकि जो प्रश्न हमारे बनते हैं चाहे वो डेमोग्राफी से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हो, चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों, वो सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएं। तो यहाँ पर हमारा मेन एम्फेसिस इंडिया पे होने वाला है। इंडिया को हम टारगेट बनाएंगे और इसी से इर्द गिर्द बेस बना करके इंडिया को अपना बेस बना लेंगे, और फिर इसके इर्द गिर्द आने वाली जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो वेजिटेशन से हों, चाहे वो मृदा से हों, चाहे वो एग्रीकल्चर से हों, चाहे वो इंडस्ट्री से हों, चाहे वो पॉपुलेशन और सेटलमेंट से जुड़े हुए हों, इन सारी बातों को हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स में, जो सिद्धांत बन जाएंगे उन सिद्धांतों के बारे में। फिर जो सेकेंड पार्ट है हमारा, जिस सेकेंड पार्ट की मैंने आपसे बात की है, और सेकेंड पार्ट है रीजनल एस्पेक्ट या रीजनल स्टडी, भूगोल का प्रादेशिक अध्ययन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां पर मैपिंग का रोल बढ़ जाएगा, तो मैप की सहायता से आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो मैप की सहायता से हम बांटेंगे और दो भागों में से बांट लेंगे हम लोग, एक तो वर्ल्ड और दूसरा इंडिया। विश्व का अगर मैपिंग की बात करें तो कॉन्टिनेंट बाई कॉन्टिनेंट हम आगे बढ़ेंगे, हर एक कॉन्टिनेंट में जाएंगे, पहले उसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे, इंपॉर्टेंट बे, इंपॉर्टेंट गल्फ, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, उनकी बातें कर लेंगे। डेविस स्ट्रेट है तो कहाँ पर है डेविस स्ट्रेट, ठीक है। ग्रीनलैंड है, क्या इंपॉर्टेंस है ग्रीनलैंड का, ठीक। बैंग आइलैंड है तो कहाँ पर है बैंग आइलैंड। न्यू फाउंडलैंड, क्या इंपॉर्टेंस है न्यू फाउंडलैंड का, कौन सी जलधाराएं, अगर मैं आपसे कहूंगा कि न्यू फाउंडलैंड है, तट है ग्रैंड बैंक, और इस स्थान पर मत्स्य उत्पादन किया जाता है, राजधानी है सेंट जॉन्स,
विश्व स्तर पर मत्स्य निर्यात के लिए फेमस है। और अब मैं वहां पर आपको ये बताऊंगा कि इस स्थान पर दो विपरीत स्वभाव वाली जलधाराएं आकर के मिलती हैं, इसलिए फाइटोप्लैंक्टन का उत्पादन होता है प्राकृतिक तरीके से। तो आप मेरे से इन्वायरमेंट भी पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं फाइटोप्लैंक्टन का कॉन्सेप्ट क्या है। फंडामेंटल्स आप पढ़ चुके होंगे, तब तक आपको यह पता चल जाएगा कि यहां पर कौन सी जलधारा आएगी। गर्म जलधारा होगी तो कौन सी होगी, ठंडी आएगी तो कौन सी आएगी, मिलेंगी, किस प्रकार से फाइटोप्लैंक्टन का उत्पादन होगा, आप पढ़ चुके हैं। हम लोग सिर्फ देख लेंगे कि स्थान के बारे में, लोकेशन को देख लेंगे, वो लोकेशन कौन सी है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, मत्स्य निर्यात के लिए फेमस है, तो राजधानी की बात कर लेंगे, सेंट जॉन्स है, देख लेंगे कहां पर है। ऐसे ही करते हुए कॉन्टिनेंट के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, देख लेंगे कौन कौन से माउंटेन कहां पर हैं। अगर ब्रूक्स रेंज है, अलास्का है, मैकेंजी है, कोस्ट रेंज है, कैस्केड रेंज है, सेरा नेवादा है, रॉकी रेंज है। साउथ अमेरिका में आ जाए हम, एंडीज माउंटेन के बारे में, इस बार माउंट टोपकल से क्वेश्चन बना हुआ है आपकी यूपी पीसीएस में। तो जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लेटूज हैं, इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, इनकी बात करेंगे। पर हम पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में जाएंगे, वहां का फिजिकल जितना भी लैंड फॉर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिर वहां की क्लाइमेट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, अगर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री लगी हुई है कहीं पर उसकी चर्चा कर लेंगे। तो हमारा बेस रहेगा वहां की जो भू आकृतिक संरचनाएं हैं, हम भू आकृतिक संरचनाओं को अपना बेस बनाएंगे और उसके आसपास जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है उस इंडस्ट्री की बात कर लेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं क्या, कि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेट लेक्स के बारे में, तो ग्रेट लेक्स हम डिस्कस करते हुए बात करेंगे सुपीरियर हाईलैंड की, और देख लेंगे सुपीरियर हाईलैंड के पास है मेसावी रेंज, और मेसावी रेंज में लौह एस का खनन किया जाता है। तो हम देखेंगे वहां पर डुलुथ शहर है, लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। ऐसे ही हम भारत तक पहुंचने हैं, पूरे विश्व में सारे कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे, और फिर सब डिस्कस करने के पश्चात तब पहुंचेंगे इंडिया में, और इंडिया के बारे में डिस्कस करना है। इंडिया में भी हमारी अप्रोच यही रहेगी, पहले तो भू आकृतिक संरचनाएं, द ग्रेट वॉल ऑफ नॉर्थ, पहुंच जाएंगे हम लोग हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों की ओर, बात करेंगे कौन कौन से पर्वत हैं, ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, क्या है संरचनाएं, क्या क्या वहां पर विशेषताएं हैं, अगर कोई वैली है इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, झेलम नदी का अपवाह क्षेत्र है, आपके प्रश्न पूछा हुआ है करेवाज के ऊपर, मैपिंग का पार्ट है, हमारा डिस्कशन हो जाएगा। ऐसे ही हम मध्यवर्ती भारत में पहुंचेंगे, पठारी क्षेत्र के बारे में, ऐसी कोस्टल एरियाज के बारे में, भारत का जो आइलैंड एरिया है उस आइलैंड एरिया के बारे में, फिर इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है या भारत का जो नदी अपवाह तंत्र है, नदी अपवाह तंत्र के बारे में हमें डिस्कस करना है। और मुख्य रूप से क्या करेंगे, दो भागों में बांट लेंगे, हिमालय की नदियां, और तीन हमारे बेस होंगे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा सिलेक्टिव अप्रोच अपना लेंगे यहाँ पर, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां डिस्कस हो जाएंगी। इसी से जुड़ी हुई अगर कोई परियोजनाएं चल रही हैं उन परियोजनाओं की भी बात हमें करनी है, कौन सी परियोजना कहाँ पर चल रही है, तो जब नदी तंत्र डिस्कस करेंगे तो उसके साथ उससे जुड़ी हुई परियोजनाओं की भी बात हो जाएगी। ठीक, और फिर मैंने आपको लास्ट में बताया ही है कि हमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन सारी बातों को डिस्कस करना है। तो एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाना है, और मैंने आपको जैसे कि पहले ही कहा है कि हमें एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस पूरे क्लास का मुख्य बल रहेगा इंटीग्रेटेड अप्रोच और एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को डेवलप करना। इस तरीके से हम तैयार करेंगे अपने पूरे पाठ्यक्रम को। जब कंप्लीट टॉपिक हो जाएंगे तो कंप्लीट टॉपिक होने के बाद जितने भी प्रश्न आपके यूपी पीसीएस चाहे आरओ के एग्जाम में आए हुए हैं या पीसीएस एग्जाम में आए हुए प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं किसी भी टॉपिक से, वो सारे के सारे प्रश्न आपके एप्लीकेशन में वीडियो उसका रहेगा, और हर एक क्वेश्चन पे हम डिटेल बात करते हुए आगे बढ़ते हुए डिस्कस कर लेंगे। तो सारे क्वेश्चन आपके क्लास प्रोग्राम में डिस्कस हो जाएंगे, एक क्वेश्चन भी छूटा हुआ नहीं रहेगा। और संभावित प्रश्नों को भी हम ले लेंगे, ऐसे भी प्रश्नों को शामिल कर लेंगे अपने डिस्कशन में जिनके आने की संभावनाएं बन रही हैं। तो अगर आपने एक अच्छी अप्रोच अपनाई, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं या हो गया आप लोगों का, और साइंस,
एक अच्छी खासी अप्रोच बना करके इंटीग्रेटेड तरीके से आपने तैयार कर लिया। सबसे मजे की बात यह है कि यह सेगमेंट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सेगमेंट है। अगर एक बार आपने तैयार कर लिया तो फिर जल्दी भूलने वाले नहीं हैं। क्वेश्चंस के गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। तो यहाँ से आप अच्छा खासा प्रश्न को सही करके अपनी स्थिति बेहतर कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग तो मेरे से ज़्यादा R&D करके रखते हैं कि किस सेगमेंट में कितने प्रश्न आते हैं। तो ये 3 सेगमेंट आपकी रीच को 40+ आराम से पहुंचा सकते हैं, बहुत आराम से, अगर आपने इन 3 सेगमेंट पे बहुत अच्छे से काम कर लिया। तो होना तो और भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन मिनिमम की अगर बात की जाए तो इतने प्रश्न तो बनना ही बनना है। अगर आप लोगों ने क्लास प्रोग्राम ढंग से किया, इसके बाद क्लास का डिस्कशन अच्छे से किया, और फिर हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहा है उस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम पे आपने अच्छे से काम कर लिया, तो जो पूरी क्लास प्रोग्राम से लेकर टेस्ट सीरीज तक का जो प्रोग्राम है, सिर्फ उसका टारगेट ये है कि आपकी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कराया जाए। ठीक है, तो कल से हम लोग टॉपिक पे आएंगे और सबसे पहले अपने टॉपिक से बातें करते हुए शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।